अब देश के जवानों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। और वो सवाल ये है कि आपको 13 साल पहले आज ही के दिन मुंबई पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला तो याद होगा, जिसे हम 26/11 हमले के नाम से जानते हैं। जब आप उस आतंकवादी हमले के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? आप में से ज्यादातर लोग आतंकवादी आमिर अजमल कसाब का नाम लेंगे, जो उस हमले में जिंदा पकड़ा गया था, अकेला आतंकवादी था। लेकिन आप में से कितनों को शहीद तुकाराम ओंबले और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का नाम याद है, जो मुंबई को इस हमले से बचाते हुए शहीद हो गए थे? यह भारत पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। हमला करने वाले 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। मुंबई की अलग अलग जगहों पर 60 घंटे तक आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चली थी, जिसमें 9 आतंकवादी मारे गए थे। 10वें आतंकवादी अजमल कसाब को मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले ने जिंदा पकड़ लिया था। उस दौरान कसाब ने तुकाराम ओंबले के पेट में गोली मार दी थी। गोली लगने के बावजूद वीर तुकाराम ने कसाब को नहीं छोड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद तुकाराम ओंबले की बात आज इसलिए भी खास तौर पर हम कर रहे हैं क्योंकि अगर शहीद तुकाराम ने कसाब को जिंदा न पकड़ा होता तो दुनिया के सामने भगवा आतंकवाद का झूठ पे नकाब नहीं होता। आपको याद होगा, जब पाकिस्तान से आए आतंकी आमिर अजमल कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में कलावा बंधा था और वो अपना नाम समीर चौधरी बता रहा था। यह पाकिस्तान की साजिश थी। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के मेजर उन्नीकृष्णन भी इस हमले में आतंकवादियों का सामना करते हुए शहीद हुए थे। वो इस हमले के दौरान शहादत देने वाले एनएसजी के पहले कमांडो थे। लेकिन तब देश के ही एक नेता संदीप उन्नीकृष्णन के खिलाफ एक ऐसी टिप्पणी कर गए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मेजर उन्नीकृष्णन केरल से थे, लेकिन वो और उनका परिवार बेंगलुरु में रहता था। तब केरल में सीपीआईएम की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंद। तब वो मेजर उन्नीकृष्णन के परिवार से मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन ये एक राजनीतिक पर्यटन था। जब इस दौरान मेजर उन्नीकृष्णन के परिवार वालों ने केरल के मुख्यमंत्री का विरोध किया तो उन्होंने मेजर उन्नीकृष्णन के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी और कहा कि अगर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद ना हुए होते तो उनके घर एक जानवर भी ना आता। यानी देश के सैनिक शहादत दे रहे हैं और देश का एक वामपंथी नेता उन शहीदों और उनके परिवारों का अपमान कर रहा था। जबकि आज जब हमने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपने बेटे पर ही नहीं बल्कि देश के उन तमाम जवानों पर गर्व है जो योद्धाओं की तरह सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। सिर्फ 13 साल बीत चुके, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन की कमी आज तक पूरी नहीं हो सकती। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि वी हैव वेरी गुड सोल्जर्स विद अस। इट्स नॉट संदीप अलोन। संदीप वाज माय सन, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अदर्स। नो, वो तो हमारे सेना में इतने जांबाज लोग हैं, इनसे भी ज़्यादा होशियार होगा। लेकिन संदीप की यादें आज भी पूरी तरह से ताज़ी हैं और कई बातों को लेकर आज भी हम मानते हैं कि संदीप जैसे तेज तर्रार आज भी लोग नहीं। दैट्स गुड न्यूज़ एक्चुअली। तो ये 13 साल के बाद भी अब संदीप के बारे में कुछ नए लोग आ रहे हैं, उनके एडमिरेशन से लाइक दैट। सो दैट इज स्ट्रेंज। आई मुझे भी ऐसा लगता है, हैरान हो जाता है तो क्यों ऐसा है। हैरानी की बात यह है कि मुंबई पर हमला करने वाले इन सभी 10 आतंकवादियों को हिंदू पहचान दी गई थी। इन्हें न सिर्फ हिंदू नाम वाले आई कार्ड दिए गए थे, बल्कि इनके हाथों में कलावा भी बांधा गया था, जैसा अक्सर हिंदू अपने हाथों में बांधते हैं। पाकिस्तान ये साबित करना चाहता था कि भारत के हिंदू ही अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्होंने मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल असफल हो गई क्योंकि आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। 26/11 के हमलों को कैसे हिंदू आतंकवाद के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी, इसका खुलासा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में किया था। यह किताब वर्ष 2020 में प्रकाशित हुई थी। कसाब के साथ पूछताछ का जिक्र करते हुए राकेश मारिया अपनी इस किताब में लिखते हैं, अगर सब ठीक रहता तो कसाब मारा जाता। उसके हाथ में एक लाल रंग की माला होती, यानी एक कलावा होता। इतना ही नहीं, उसके पास से एक आई कार्ड मिलता जिसमें उसका नाम समीर दिनेश चौधरी लिखा था और इस आई कार्ड के मुताबिक वो हैदराबाद के अरुणोदय डिग्री एंड पीजी कॉलेज का छात्र था।
उसके घर का पता था टीचर्स कॉलोनी, नगर भावी, बेंगलुरु। अगर कसाब हमले वाले दिन ही मारा जाता तो मुंबई पुलिस की एक टीम हैदराबाद जाकर जांच में जुट जाती और बेंगलुरु में समीर दिनेश चौधरी के घर के बाहर मीडिया वालों की लाइन लग जाती और सब उसके परिवार और पड़ोसियों का इंटरव्यू करने में जुट जाते। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया और उसने पूछताछ में यह बता दिया कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है और उसे लश्कर तैयबा ने इस हमले की ट्रेनिंग दी है। अब सवाल यह है कि अगर कसाब इस फर्जी आई कार्ड के साथ मारा जाता तो क्या हमारे देश का मीडिया एक पल के लिए भी सच की तह तक जाने की कोशिश करता? शायद नहीं, क्योंकि उसके आतंकवादी होने से बड़ी खबर यह होती कि वो एक हिंदू आतंकवादी है। राकेश मारिया उस समय मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में ज्वाइंट कमिश्नर थे, जबकि हसन गफूर उस समय मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। लेकिन राकेश मारिया को ही उस दिन कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने ही कसाब से पूछताछ की थी। राकेश मारिया अपनी इस किताब में आगे लिखते हैं कि कसाब को यह यकीन था कि भारत में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है और भारत में सभी मस्जिदों पर ताले लगा दिए गए हैं। यहां तक कि लॉकअप में कसाब को अजान की जो आवाजें आती थी वो उन्हें सिर्फ अपनी कल्पना समझता था। जब राकेश मारिया को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने एक साथी को कहा कि वो कसाब को पास की एक मस्जिद में ले जाए। तब कसाब ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा तो हैरान रह गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसे यह असंभव सी बात लगी। कैसी विडंबना है कि इन तरीकों से सिर्फ पाकिस्तान के ही मुसलमानों को भारत के बारे में नहीं भड़काया जाता, बल्कि भारत के मुसलमानों को भी ऐसी ही बातें करके डराया जाता है। राकेश मारिया ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि एक दिन उन्होंने कसाब से पूछा कि यह सब करके उसे क्या मिलेगा, यानी लोगों का खून बहाकर उसे क्या हासिल होगा, उसने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में कसाब ने कहा कि जनाब, आपको नहीं पता, हमारे उस्ताद ने हमें बताया है कि जब तुम जिहाद में मारे जाओगे तो तुम्हारे मृत शरीर चमकने लगेंगे, उनमें से खुशबू आने लगेगी, जन्नत में तुम्हारा स्वागत होगा, वहां सुंदर हूरें होंगी और जन्नत में तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। जन्नत में ही अच्छी जिंदगी संभव है, यहां धरती पर नहीं। इसके बाद राकेश मारिया को बहुत गुस्सा आया। वो कसाब को उस अस्पताल में ले गए जहां बाकी के 9 आतंकवादियों की लाशों को रखा गया था। राकेश मारिया ने कसाब को वहां ले जाकर के कहा, ये देख, ये है तेरे जिहादी दोस्त जो जन्नत में है। मारिया के मुताबिक ये देखकर कसाब का मुंह खुला का खुला रह गया। वहां बहुत बदबू आ रही थी और वहां खड़े रहना भी मुश्किल था। फिर राकेश मारिया ने कसाब से कहा कि तुम्हारे उस्ताद ने कहा था खुशबू, कहां है वो खुशबू और कहां है चमकते हुए शरीर। राकेश मारिया कसाब से ये बातें बार बार पूछते रहे, लेकिन कसाब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर मारिया ने कसाब से कहा कि अगर जिहाद में मरने पर हूरें मिलती हैं, शरीर चमकने लगते हैं, तो फिर तुम्हारे उस्ताद खुद जिहाद में अपनी जान क्यों नहीं देते और वो यहां मौज में क्यों रहते हैं। ये बातें सुनकर कसाब का चेहरा सूख गया और वो जमीन पर नीचे बैठ गया। लेकिन मारिया के मुताबिक कसाब ने अपने किए पर माफी नहीं मांगी, क्योंकि शायद उसे पता लग गया था कि अब देर हो चुकी है और अपने ही उस्तादों की साजिश का वो शिकार हो गया है। राकेश मारिया ने इस किताब में मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। 26/11 का हमला बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था और आतंकवादियों को मारने में 3 दिन का वक्त लग गया। उस समय मीडिया इस हमले की लाइव कवरेज कर रहा था और आतंकवादी भारत के न्यूज चैनल्स देखकर अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। राकेश मारिया ने इस किताब में बताया था कि कैसे आतंकवादियों ने सीधे एक न्यूज चैनल से संपर्क किया और ताज होटल में मौजूद एक आतंकवादी ने चैनल को लाइव इंटरव्यू दे दिया। उसने न्यूज एंकर के सामने अपनी सारी मांगे रख दी और फिर उसने अपने हैंडलर्स को फोन करके बताया कि यह इंटरव्यू कितना शानदार रहा। मारिया के मुताबिक इन आतंकवादियों को हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी गई थी और कहा गया था कि पूछने पर वो खुद को हैदराबाद का रहने वाला बताएं। यहां आतंकवादियों को कहीं ना कहीं यह बात पता थी कि भारतीय मीडिया इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा और उन्होंने इसी के मुताबिक अपनी तैयारी की थी। इन आतंकवादियों को बाकायदा हिंदी के कठिन शब्द भी सिखाए गए थे ताकि इनकी भाषा पर किसी को शक ना हो। अब आप सोचिए कैसे हमारे देश का मीडिया आतंकवादियों के झांसे में आ गया और अनजाने में ही सही मीडिया की लाइव कवरेज और अति उत्साह ने आतंकवादियों की राह आसान कर दी। कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया था और अंडरवर्ल्ड डॉन
दाऊद इब्राहिम को कसाब को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि कसाब पाकिस्तान के खिलाफ अकेला जिंदा सबूत था और पाकिस्तान हर हालत में उससे छुटकारा पाना चाहता था। कुल मिलाकर एक कसाब को न सिर्फ पहले धर्म के नाम पर भड़काया गया और उसे भारत पर हमले के लिए तैयार किया गया, बल्कि उसे भारत की गलत तस्वीर भी दिखाई गई। एक ऐसा भारत जहां मुसलमानों पर अत्याचार होता है। मरते समय ही शायद कसाब को यह बात समझ आ गई होगी कि उसके उस्तादों ने उससे न सिर्फ झूठ बोला, बल्कि धर्म और जिहाद के नाम पर मरने के लिए भारत भेज दिया। लेकिन आज हमारे ही देश के कुछ लोग जो खुद को राजनीति का उस्ताद समझते हैं, वो भी देश के मुसलमानों को ऐसी ही झूठी तस्वीरें दिखाते हैं और उन्हें अपने ही देश के खिलाफ भड़काते हैं। 26/11 हमले के समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी और देश में यूपीए का शासन था। सब उम्मीद कर रहे थे कि भारत इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा, लेकिन उस समय की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस हमले में 7 साल पहले अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ था। इस हमले के फौरन बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए थे। भारत चाहता तो वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसकी हिम्मत नहीं दिखाई। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years। इसमें उन्होंने 26/11 हमले का भी जिक्र किया है। इसमें वो लिखते हैं कि जब कोई राष्ट्र संयम दिखाता है तो कई बार यह बहादुरी ही नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी होता है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपका एक्शन आपको शब्दों पर भारी पड़ना चाहिए। 26/11 एक ऐसा ही समय था। इसलिए मुझे लगता है इस हमले के बाद भारत को पाकिस्तान को फौरन जवाब देना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान 26/11 हमलों का जिक्र किया और इस हमले में शहीद हुए मुंबई पुलिस और भारतीय सेना के जवानों को याद किया। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.